हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक का। और मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक जो है, जो सिलेबस हमने डिजाइन किया है, ये है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। और हम पहला चैप्टर यहाँ पे देख रहे हैं जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि सीआरटी क्या होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ हम लोग देखते हैं कि सीआरटी क्या होता है। ये है इसका डायग्राम सीआरटी का। अब सीआरटी का डायग्राम ये आपको अजीब सा दिख रहा है, डरावना सा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो सीआरटी कहाँ पे यूज होता है। होता था, ये पुरानी बात है। अब एलसीडी एलईडी का जमाना आ गया है, तो वहाँ पे तो आप टीवी में नहीं देख पाते हो। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये आउटडेटेड हो गया है तो हमें पढ़ना नहीं है। ये हमारे सिलेबस में इसलिए है क्योंकि अभी भी कुछ डिवाइसेज में हम सीआरटी ही यूज करते हैं। एलसीडी और एलईडी वहाँ पे यूज नहीं होता है। कौन से ऐसे डिवाइस हैं? तो आपका रडार सिस्टम हो गया, वहाँ पे सीआरटी ही यूज किया जाता है। क्या होता है कि सिग्नल्स को अगर हम विजुअलाइज कर पाएं तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप सीआरटी वहाँ पे यूज करें। क्या करता है ये सिग्नल को, मतलब वेव को क्या करता है, डिस्प्ले करा देता है हमारे पास स्क्रीन पे। और यही काम है बेसिकली सीआरटी का। और हम लोग उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज में लेते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहला कि सीआरटी क्या होता है, जिसका नाम है कैथोड रे ट्यूब। अब नाम इसका है कैथोड रे ट्यूब, इसका मतलब है कि कैथोड रे निकलेंगे। कैथोड रे कब निकलेंगे? जब आपके पास एक कैथोड होगा। अब देखो, कैथोड रे का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा सिंपल है कि आप यहाँ पे हीटर लगा चुके हो। अब यहाँ पे, हाँ, ये दिख रहा है आपको। मैं यहाँ पे अब कर्सर को ले जाता हूँ। देखो ये जो दिख रहा है ना, पीछे चला गया। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे हीटर लगा हुआ है। और हीटर क्या करेगा? गर्म करेगा। और बाहर में चारों तरफ से ये जो लेयरिंग है किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं कैथोड। तो हमारे पास लेयर किया हुआ है कैथोड का। अब हीटर क्या करेगा? हीटर गर्म करेगा, उसको गर्म करेगा तो वहां से कैथोड से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चारों तरफ जाएंगे, इधर सब तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन। हम चाहते थे कि उसको स्क्रीन पे लेके जाए, डायरेक्शन दे दें। तो हमने यहाँ पे कुछ सिस्टम लगा रखा है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बात समझ में आ गई कि कैथोड क्या है। कैथोड ये है, अंदर क्या है? फिलामेंट है। फिलामेंट को हम हीटर भी बोलते हैं, तो यह फिलामेंट है। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट आप देख रहे हो, ये है कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड कहाँ पे है? ये देखो, यहाँ दिख रहा है, बीच से ये ऐसा स्प्लिट किया हुआ है। तो ये कंट्रोल ग्रिड है। कंट्रोल ग्रिड का क्या काम होता है कि अगर किसी का डायरेक्शन इधर उधर जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो सब तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का को क्या करता है कि बोलता है कि छोटे से पतले से होल से निकलो। हेल नहीं, होल से, पतले से होल से उसको निकालना है, ठीक है, ताकि आप उसको डायरेक्शन दे पाओ। सब तरफ वाला नहीं चाहिए हमको क्या करना है? लेके जाना है इलेक्ट्रॉन बीम को इस स्क्रीन पे। ये दिख रहा है, ये वाला स्क्रीन, इस पे। तो हमने क्या कर दिया? हमने ग्रिड लगा दिए, इसको बोलते हैं कंट्रोल ग्रिड। उसके बाद आता है कि प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। अब देखो, एनोड क्या करेगा? एनोड जो है वो खींचेगा। एनोड मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा? कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यह है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, ठीक है। वो काम क्या है कि एक्सेलरेट करना। बाद में आपने क्या लगा रखा है? आपने लगा रखा है फोकसिंग एनोड। फोकसिंग एनोड में क्या हो गया? ये भी क्या कर रहा है कि इसको डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे देगा? तो हम बोलेंगे कि भाई अगर कोई नीचे जा रहा है, नीचे आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर वाला जो पॉजिटिव है उसको हम ज़्यादा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो उसको खींच लेगा, सीधा कर देगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? उसको फोकस कर पाओगे। फोकस करने के बाद जब आप उसको खींचोगे, मतलब फोर्स लगाओगे, तो उसका स्पीड फिर से कम हो जाएगा। तो आपने बोला कि अब हम इसको एक्सेलरेट करेंगे। तो आपने क्या यूज कर लिया? आपने यूज कर लिया एक्सेलरेटिंग एनोड। ओके, तीनों का बात समझ में आ गया ना। अगला जो पार्ट है आपके पास, ये जो वाई शेप का दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? इसको क्या कर रहे हो कि वर्टिकली ऐसे रखा हुआ है। वर्टिकली मतलब समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ से बीच से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसको क्या कर रहा है? इसको इधर और इधर नहीं जाने दे रहा है। समझ में आ रहा है? वर्टिकल ऐसे रखा हुआ है, लेफ्ट राइट में इसको मूव नहीं करने दे रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है कि ये ऊपर जा सकता है, ये नीचे आ सकता है। अब ऊपर और नीचे से की समस्याओं से बचने के लिए उन्होंने क्या रखा? उन्होंने हॉरिजॉन्टली भी एक प्लेट लगा रखा है। समझ लो, एक बक्से जैसा आ गया एकदम ऐसे कि भाई इसी से निकले, ठीक है। और ये क्या हो गया? हम अलग अलग टाइम पे अगर हमको मान लो डिफ्लेक्शन चाहिए ऊपर में, इलेक्ट्रॉन को हम चाहते हैं कि ऊपर में जाकर स्ट्राइक करे, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे? ये जो हॉरिजॉन्टल वाला प्लेट है, इसमें एक प्लेट को हम ज़्यादा पॉजिटिव कर देंगे, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उसको खींच लेगा, मतलब उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो हमारे पास क्या है? डिफ्लेक्ट कराने के लिए हमारे पास दो तरीके का प्लेटिंग सिस्टम है, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। ओके, बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास बेटा ये स्क्रीन है, इसको हम बोलते हैं ZNS कोटिंग मतलब ZNS का स्क्रीन होता है। ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन होता है, जिसके ऊपर फास्फोर की पेंटिंग होती है। फास्फोरस नहीं, फास्फोर की पेंटिंग होती है। समझाता हूँ फास्फोर की पेंटिंग क्या होती है।
ठीक है। और ये क्या करता है, तो इस पर अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, मतलब अपनी काइनेटिक एनर्जी वहां पे जाके देंगे, तो वो लाइट, मतलब काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है, खेल एनर्जी का है। और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन की असेंबली है। इलेक्ट्रॉन गन की असेंबली इस पार्ट को बोलते हैं, जिसमें कि आपके तीनों क्या आ गए, तीनों आपके एनोड आ गए, मतलब एनोड आ गया, फोकसिंग वाला पार्ट आ गया, उसके बाद आपने बोला कि एक्सेलरेटिंग एनोड आ गया। ये सारी चीजें किसमें आती है, असेंबली, गन असेंबली में आती है। गन किसको बोल रहे हैं बेटा, हीटर वगैरह का जो है ना, हीटर है, कैथोड है, ये सब एक गन असेंबली बनाता है। और डिफ्लेक्टिंग सिस्टम आपने देख ही लिया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला क्या कहलाता है, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम कहलाता है। अब समझिए कि अब क्या हो रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो इधर उधर चले जाएंगे। इधर उधर मतलब कि जैसे यहाँ से निकले और नीचे आके गिर गए, तो नीचे आके गिर गए तो क्या हो गया, स्क्रीन पे जितने इलेक्ट्रॉन्स आए उस इलेक्ट्रॉन की वजह से, सोच रहे हो कि 100 निकला, पहुंचा वहां पे कितना, 80 पहुंचा, तो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया कि नहीं। नेगेटिव 100 था, 100 हमको यहाँ पे मिलना चाहिए था, तो क्या हो गया, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो नीचे गिर गया ना नीचे गिर गया मतलब इधर उधर डिफ्लेक्ट हो गया, हम उसको भी काउंट करके क्या करेंगे, सबको एक जगह मिलाना चाहते हैं। मतलब ये कंडक्टिंग होना चाहिए, ये पार्ट कंडक्टिंग होना चाहिए, और इसको बोलते हैं एक्वाडैग कोटिंग। ठीक है, क्या होता है, एक्वाडैग कोटिंग। और ये होता है कंडक्टिंग मटेरियल का, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि कंडक्टिंग ग्रेफाइट होता है, यहाँ पे चमकेगा नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे स्पार्क आपको नहीं दिखाई देगा, स्पार्क खाली आपको कहाँ देगा, ZNS की स्क्रीन पे दिखाई देगा। ओके, तो ये क्यों लगाया है कंडक्टिंग, ताकि वहां पे इलेक्ट्रिकली जो है ना वो न्यूट्रल कर सके, या फिर हम बोलेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को लेके हम लोग बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। ओके, तो हमारा ये कैथोड रे ट्यूब का जो स्ट्रक्चर है ये आपको समझ में आ गया है। अच्छा, एक पिन के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो पिन है, यहाँ पे ढेर सारे पिन रहेंगे, जो ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा, एक सिग्नल से कनेक्टेड रहेगा और एक वोल्टेज से कनेक्टेड रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज जो है 500 से लेके 33,000 वोल्ट तक होता है। कितना, 500 वोल्ट से लेके 33,000 वोल्ट तक। आपको अगर याद होगा, या अगर आप पुराने जमाने में जाएं, कैसे जाओगे, तो अब मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो टीवी होता था ना वो बहुत ज़्यादा पावर लेता था। LCD और LED बहुत कम पावर पे चलते हैं। तो कारण क्या है आपको समझ में आ रहा है कि वहां पे वोल्टेज ही बहुत ज़्यादा लेता था। मतलब सोच रहे हो, 500 तो शुरुआती है, 500 से 33,000 तक ये काम करेगा, 33,000 तक पे ये काम करेगा। तो इतना ज़्यादा वोल्टेज की इसको जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है ज़्यादा वोल्टेज की, क्योंकि हीटर लगा है, हीटर को खूब सारा एनर्जी चाहिए, तब जाके वो गर्म होगा, और गर्म होगा तो क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, तो वहां पे हमने कुछ बातें लिख रखा है कि इट इज स्पेशली डिजाइन, वैक्यूम ट्यूब होता है, वैक्यूम का ट्यूब रहा वहां पे था, विच एक्ट एज विजुअल इंडिकेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। अब हमने जो वोल्टेज दिया है ना उसको हम विजुअली देखना चाहते हैं। अब वोल्टेज को कैसे देख पाओगे आप, तो मैं बोलूंगा देखो, देखना नहीं है आपको, आप उसकी हरकत देखिए। ठीक है, हरकत मतलब समझ में आ रहा हो, मैं बोल रहा हूँ कि एक बच्चा अच्छा है कि खराब है, आपको ये बताना है। तो आप क्या करते हो, आप उसके पैरामीटर्स चेक करते हो कि अच्छा स्कूल जाता है तो क्या करता है, घर पे आके बैठ के क्या मूवी देखता है, फिर आप देखते हो कि कितना घंटा पढ़ाई करता है। ये क्या है, ये इसकी हरकतें हैं। ठीक है, तो वोल्टेज में भी अगर हम बात करें कि देखो वोल्टेज ज़्यादा है, कम है, फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है, तो हम देखते हैं कि स्क्रीन पे वो कैसा हरकत कर रहा है, और उसी के हिसाब से हम लोग बोल देते हैं कि ये हाई वोल्टेज था, लो वोल्टेज था, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज था, वगैरह वगैरह। सेकेंड है पॉइंट कि इट कैन बी यूज एज ऑसिलोस्कोप स्क्रीन। ठीक है, और पिक्चर ट्यूब या रडार स्कोप हम लोग इसको यूज करते हैं। अब ये देखो, आपके पुराने टाइम पे जो टीवी यूज होती थी वहाँ पे भी ये यूज क्यों होता था, क्योंकि ये डिस्प्ले कर सकता है। देखो जैसे हमारे पास सिग्नल आए, जैसे आपका वीडियो आ रहा है, तो वीडियो आ रहा है तो किस फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आएगा। अब उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमको टीवी पे लाना है, मतलब विजुअल्स दिखाने हैं, तो क्या करेगा, वहां पे क्या होंगे, वोल्टेज का, मतलब जैसे सिग्नल आएंगे तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। जैसे मान लो एक बार में आया 100 पिक्सल आ गए, फिर 5 पिक्सल आए, फिर 50 पिक्सल आ गए। तो ये जो वेरिएशन है वोल्टेज का, पिक्सल के फॉर्म में जो आ रहा है, पिक्सल कैसे आ रहे हैं बेटा, ये आ रहे हैं वोल्टेज के फॉर्म में। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज से हमने क्या बना लिया, पिक्चर बना लिया। कौन सा पिक्चर, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो मतलब आपका कैमरा क्या कर रहा है, आपका कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा है, पिक्चर को वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया। डिजिटल फॉर्म मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल आपके घर पे आया, और वापस आप चाहते हो कि उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम वापस विजुअल में ले आए। तो कैसे करेंगे, तो आपको एक डिवाइस चाहिए होगा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे डिस्प्ले में। तो इसके लिए कौन यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे CRT यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन था।
नेक्स्ट पार्ट है कि सीआरटी के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, जो हमने देखा था जिसमें 3 डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगे हुए थे, फिल्टर लगा हुआ था, देन प्री एक्सेलरेटिंग एनोड था, याद है ना आपको, ये देखो ये वाला पार्ट। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन गन असेंबली ये पार्ट था, दिख रहा है आपको। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट की असेंबली थी, वो भी आपने देख लिया, वापस दिखाता हूं मैं आपको, ये था नीचे में दिख रहा है आपको डिफ्लेक्टिंग प्लेट असेंबली। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो बोलता है कि एक हमारे पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जो क्या करेगा, जो रिस्पॉन्स करेगा, क्या किस चीज को रिस्पॉन्स करेगा, इलेक्ट्रॉन आके कोलाइड कर रहे हैं, इस चीज को रिस्पॉन्स करेगा, मतलब वहां पे हमको स्पार्क दिखाई देंगे, चमकता हुआ कोई चीज दिखाई देगा। अगली है कि ग्लास इनवेलप एंड बेस ऑफ द ट्यूब, तो ये जिसके अंदर ये सब पैकिंग की हुई है इसको हम बोलते हैं ग्लास इनवेलप। मतलब क्या हो गया, सब कुछ एक जगह पे ग्लास के अंदर रैप किया हुआ है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया सीआरटी के 4 पार्ट। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि भाई सीआरटी के कितने पार्ट होते हैं, तो आप बता देंगे। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। इलेक्ट्रॉन गन असेंबली में क्या क्या आपने यूज किया, आपने यूज किया हीटर, फिर फिलामेंट, कैथोड आपने यूज किया, फिर कैथोड का ग्रिड आपने यूज किया जो कि निकल का बना हुआ था, स्मॉल होल्स भी थे उसमें। फिर आपने यूज किया था प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड। इसकी बात थी, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली की बात हो गई। नेक्स्ट आपने बात किया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग क्या होता है, समझिएगा। तो हमने क्या किया, हमने कंट्रोल ग्रिड से पास करवाया। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, प्री एक्सेलरेटिंग है और बीच में है बेटा फोकस। अब फोकस वाला क्या कर रहा है, देखो कि वो एनोड है, ठीक है, एनोड है तो क्या करेगा, तो वो पॉजिटिव जैसे निकला तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज सुनो क्या होगा कि फोकसिंग एनोड जो है वो क्या कर रहा है, वो खुद पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले को क्या करेगा, खींच के बड़ा करेगा, मतलब सबको एक लाइन में पैरेलल लाने की कोशिश करेगा। और पैरेलल सोच रहे हो कि पहले ऐसे अगर क्या आया, फिर सबको पैरेलल किया और बाद में फिर ऐसे करके छोड़ा। ऐसे करके कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट देखो एक्सेलरेटिंग एनोड है, उसकी ग्रिड क्या है, उसका जो होल है वो छोटा है, मतलब वहां से क्या करेगा, समझ में आ रहा है, बीच में क्या हुआ, जूम हुआ और फिर से बाहर कैसे निकला, इस तरीके से निकला, मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर निकला है। फोकसिंग एनोड ही ऐसा है जो ऐसा करता है, ठीक है, पहले सबको बड़ा करता है फिर उसको कॉन्सेंट्रेट करता है। बड़ा क्यों किया बेटा, बड़ा करने का क्या लॉजिक था, देखिए बड़ा करने का लॉजिक बड़ा सिंपल था कि हम चाहते थे कि अब कोई नुकसान ना हो, अब कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाके टकरा ना जाए, तो हम क्या किए, सबको सेपरेट किए और वापस जाके कॉन्सेंट्रेट कर दिए। तो ये काम होता है फोकसिंग का। 12th क्लास में आपको फोकसिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, तो हम लोग भी इसको शॉर्ट में लेके चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि डिफ्लेक्शन सिस्टम इन सीआरटी। डिफ्लेक्शन सिस्टम जो होता है, डिफ्लेक्शन सिस्टम आपने देखा था जिसमें कि क्या हो रहा था कि आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के प्लेट्स लगाए हुए थे। वो जो प्लेट्स होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन और दूसरा हो सकता है कि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन का मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे आपने क्या किया था, आपने प्लेट लगाए थे, बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहा था, फिर आपने बोला कि देखो हम इसको डिफ्लेक्ट करा सकते हैं, एक को हम ज़्यादा पॉजिटिव कर देंगे तो वो खींच के ऊपर चला जाएगा। मैं आपको डायग्राम में देखता हूँ कि ये पार्ट देख रहे हो कैसे वो ऊपर जा रहा है, और ये जो जब तक वो ऐसे मूव कर रहा है, जब तक वो प्लेट के अंदर है इलेक्ट्रॉन, तब उसका पाथ स्ट्रेट नहीं है बेटा, यहाँ पे स्ट्रेट दिखा दिया गया है, वो पैराबोलिक पाथ है। क्यों है पैराबोलिक, क्योंकि लगातार इसकी मतलब स्पीड क्या है, इस तरफ है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इधर है, उस पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो वो कर्व ऐसे करके जाएगा। फिर जैसे ही वो प्लेट से बाहर निकला तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, और वहाँ पे लिख भी दिया हमने कि दिस इज वहाँ पे स्ट्रेट पोर्शन है, और जाके क्या होगा, स्क्रीन पे जाके टकरा जाएगा। कितना डिफ्लेक्ट हुआ है तो वो हम पता करेंगे कि डी की वैल्यू कितनी है, दिख रहा है आपको कैपिटल में डी, वहाँ से एंगल भी आपको दिया हुआ है कि एंगल थीटा है, और कितना वो वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया है तो वो है डी। हमने यहाँ पे लिख रखा है कि द डिफ्लेक्टिंग सेंसिटिविटी। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, यानी डिफ्लेक्शन का सेंसिटिविटी कितना है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ ए सीआरटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन और द स्क्रीन पर वोल्ट, क्या बोलेंगे, स्क्रीन पर वोल्ट ऑफ डिफ्लेक्शन वोल्टेज। या हम बात कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है कि आप देख लीजिए कि कितना वोल्ट देने से कितना डिफ्लेक्शन होता है, ये क्या बताएगा, सेंसिटिविटी। क्या बोला मैंने कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ, आपने कितना वोल्ट दिया था, और उसका एक फॉर्मूला भी हमने बना लिया कि S इज इक्वल टू, S मतलब हो गया सेंसिटिविटी, इज इक्वल टू D अपॉन ED। ED क्या है बेटा, ED है डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज, जो आप वोल्टेज दे रहे हो ना उसको डिफ्लेक्ट कराने के लिए वो है। और इसका यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट होगा मीटर पर वोल्ट। देख रहे हो ऊपर में डिस्टेंस है, डिस्टेंस का होता है मीटर, और नीचे क्या है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज का क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो मीटर पर वोल्ट
यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है ना वो होता है mm पर वोल्ट, क्योंकि बड़ा कम लेंथ डिफ्लेक्ट होता है। ओके, बात समझ में आ गई। अगला जो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया है ना, ये है अपना कौन सा पार्ट, कि अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला है ये जो ऊपर में दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल। यहाँ पे बेसिकली ये कॉइल है, कॉइल से हम करंट पास करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मैग्नेट। नीचे भी उसी तरीके का एक मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट क्या कर रहा होगा, तो सोचो कि जब इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होंगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से एक हम लोग बात करते हैं कि वहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल सेटअप होता है। पोटेंशियल सेटअप होगा तो करंट होगा, और करंट होगा तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। हम एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रख दिए हैं। अब एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या फिर हम बोलेंगे कि पहले वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो डिस्टर्ब होगा, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाए जाएंगे। अब यही डिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बोला है कि देखिए डिफ्लेक्शन तो हो गया, अब हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या होता है। तो हम बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, या हम वही बात करेंगे कि वर्टिकल लेंथ की बात कर लेंगे या हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात कर लेंगे, डिवाइडेड बाई आप कितना फ्लक्स दे रहे हो। लास्ट टाइम क्या था, आप वोल्टेज दे रहे थे, इस बार कितना क्या दे रहे हो, फ्लक्स दे रहे हो। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि व्हाट इज फ्लक्स, तो आपको बहुत बढ़िया से पता होगा फ्लक्स क्या होता है। क्या होता है फ्लक्स? फ्लक्स होता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। खैर इलेक्ट्रॉनिक में इसकी यहाँ पे तो जरूरत नहीं है, बस आप फ्लक्स ध्यान रखिएगा। फ्लक्स का यूनिट होता है बेटा टेस्ला। तो क्या आ जाएगा कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फ्लक्स, डिस्टेंस आ गया मीटर में और नीचे आ गया टेस्ला। यहाँ तक बात समझ में आती है, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। और उसके बाद हमने आपको दिखाया है कि स्क्रीन ऑफ सीआरटी। स्क्रीन ऑफ सीआरटी देखो कैसा है। तो हमने बोल दिया कि देखो ये तो सिस्टम आपको समझ में आ रही है, स्टार्टिंग वाला पार्ट जो बल्ब जैसा दिख रहा है आपको, ये हमारा है स्क्रीन। स्क्रीन पे क्या लगा हुआ था बेटा, तो फ्लोरोसेंट मटेरियल था जिसको हम बोलते हैं फास्फोर। जिंक जेडएनएस क्या थी, जेडएनएस पहले एक स्क्रीन था, उसके ऊपर कोटिंग की हुई है। किस चीज की कोटिंग है, तो फास्फोर की कोटिंग है। और फास्फोर को मैं बार बार बोल रहा हूँ, फास्फोरस मत समझ लीजिएगा, ये फास्फोर है। फास्फोर होता क्या है बेटा, तो ये लाइट मेटल प्लस एक कुछ नॉन मेटल को मिला के बनाया जाता है। कुछ नॉन मेटल में जैसे ऑक्सीजन आ सकता है, सिलिकॉन आ सकता है, सल्फर आ सकता है। सिलिकॉन हालांकि सेमीकंडक्टर आता है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। टोटल हमारे पास 15 टाइप के फास्फोर होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 से लेकर 15 मत लिख देना, ध्यान से देखो। 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, याद मत करना, ठीक है। बस नाम जान ले कि 15 होते हैं, ठीक है, और सीक्वेंस में नहीं होते हैं, ठीक है। P31 तक होता है। और ये हमारी स्क्रीन की बात हो गई। तो हमने बात कर लिया कंप्लीट सीआरटी की, कि क्या क्या था, गन असेंबली था, बीच में डिफ्लेक्शन सिस्टम था। फिर आपने बात किया कि 2 टाइप के डिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक होता है मैग्नेटिक। फिर आपने बात कर लिया कि भाई कैसे कैसे वो काम करते हैं, और उसके बाद सेंसिटिविटी की बात करी। उसके बाद आपने क्या बोला, आपने बोला कि स्क्रीन कैसा होता है, स्क्रीन के बारे में भी हमने यहाँ पे बात कर लिया। बस यहीं तक था आज का लेक्चर। थैंक यू।